मजदूर, शिक्षा व सम्मान से वंचित लोगों की हक की आवाज को बुलंद करने वाले, उनको समानता का अधिकार दिलाने वाले, द सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को अपने दिल से राजकीय पेश करते हुए साथ ही साथ बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने वाले युग पुरुष बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब को भी दिल की गहराइयों से राज अकीदत पेश करता हूं। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन की महानायिका और मेरी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती, जिनका आज 65वां जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहन जी को दिल से मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि बहन जी आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद हम सब लोगों पर यूं ही बना रहे। आज एक बात आप लोगों को ये करते हुए मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबू मुमताज अली साहब, माननीय SC/ST आयोग के चेयरमैन मेरे गोरेलाल साहब और आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे भाई विमल कुमार वर्मा जी, जिलाध्यक्ष आगरा, और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ दूर दूर से आए कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाया और इस ग्राउंड में हमारी जनता को मेरा काम दिखाई जाएगी। आज बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन दिल में कुछ पीड़ा है जो वर्तमान की सरकार हम लोगों के साथ कर रही है, उस पर मैं कुछ बात करना जरूर चाहूंगा। आज किसानों की हालत, जो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा इतनी सर्दी और ऐसे बारिश के मौसम में सड़कों पर उस कृषि बिल के खिलाफ अड़े हुए हैं, जिसका नुकसान आने वाले टाइम में हम लोगों को भी झेलना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए प्रदेश की ऐसी सरकार को कि जब कोरोना काल में पूरा देश घर में बैठकर खा रहा था, तो ये किसान खेत में अनाज और सब्जियां उगा रहा था। आज उस किसान की वो हालत, आज वो किसान जिसको कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, नहीं समझ में आती है सरकार की बात। ये हिटलरशाही, ये मनमानी। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को जो दिया, कुछ सांप्रदायिक ताकतें संविधान को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन मेरे भाई, और करो मेरी एक एक बात, एक एक मुद्दे पर, अगर बाबा साहब का संविधान ना होता, बाबा साहब के संविधान की ताकत ना होती, तो आज एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री और एक साधु दुबई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होता। ये संविधान की ताकत है, हमारे और आपके वोट की ताकत है। ये समझना होगा। बाबा साहब के लिटरेचर को मैंने कहीं पढ़ा, तो उसमें बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अगर तुम लोगों ने मेरे लिखे संविधान को भारत में ठीक से लागू करा लिया, तो समझना मैं तुम्हारे बीच आज भी मौजूद हूं। और ये संविधान अगर तुम इसको लागू नहीं करा सके, तो समझना तुम लोग मुझे भूल चुके हो। खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। ये हमको समझना होगा कि संविधान की ताकत भारत में किस तरह लागू होगी। आज हर वो काम जो संविधान के दायरे में नहीं आता, सरकार उसे करने से जरा भी नहीं सकती, जरा भी नहीं चूकती। तो मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि सारे जो गुनाह अनजाने में होते हैं, उन पापों को गंगा में जाके धोया जा सकता है। योजनाबद्ध तरीके से किए गए पाप तो संविधान रूपी लट से धुलेंगे। याद रखो 2022 में बहन जी वो लट लेकर आ रही है, तुम्हारे एक एक पाप का हिसाब होगा, तुम्हारे एक एक पाप का हिसाब होगा। यह समझने की बात है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक चेतना हमारे अंदर क्यों नहीं आ पा रही। 1930 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने देखा गांव में तालाब, कुएं अलग अलग बने हुए, इसमें
ऊंची जात के लोग पानी पिएंगे या नीची जात के लोग पानी पिएंगे? उन्होंने कहा नहीं, इक्वालिटी की बात होगी, समानता की बात होगी। उन्होंने एक बिल पास किया और सबको समान कर दिया, कोई किसी भी कुएं से, कोई किसी भी पोखर से, तालाब से पानी पी सकता। लेकिन मेरे भाई 5 साल हो गए, कोई भी हमारा दलित भाई उन कुओं में जाकर पानी नहीं पीता था। बाबा साहब ने जब ये देखा कि बिल पास हो गया, उसके बाद भी लोगों में चेतना नहीं, तो बाबा साहब ने एक साथ 5 लाख लोगों को ले आकर पहली बार उस तालाब से पानी पीकर आपके अंदर चेतना लगाई थी। दो लोग रहेंगे, 2 लोग आपके अंदर वो डर तुम्हारे अंदर तो था कि कानून है, उसके बाद भी तुम उसको करने से घबरा रहे हो। तो वो चेतना अगर हमारे अंदर मर गई तो ये समझ लेना कि बाबा साहब का संविधान हम इस भारत में कभी लागू नहीं करा। और सांप्रदायिक बातें करते हैं, जब इनसे बात करो कि अस्पताल नहीं है, ये मंदिर की बात करते हैं। रोजगार, अगर नौजवान इनसे रोजगार की बात करें तो कहते हैं पकड़ो चलो वो भी एक व्यापार है। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि अमित शाह के बेटे से कहो कि वो पकड़ा चले। हमारे देश का रोजगार नौजवान पकड़ा चलने के लिए शिक्षा हासिल करके नहीं बैठा है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बात और मैं आपको बता दूं, शिक्षा वो चीज है, जब तक देश के संसद में, जब तक हमारे असेंबली में शिक्षित और बड़े लोग नहीं जाएंगे, भारत का विकास नहीं हो सकता। आज एक बात और फिर भी मैं कहूं, बहन जी की सरकार की लोग क्या बात करेंगे? बहन जी के किए गए कार्यों का फीता काटते काटते सरकार मशहूर हो गई तुम्हारी। बहन जी के किए गए कार्यों का फीता काटते काटते तो मशहूर हो गए। आज इतनी सारी भीड़ मौजूद है, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी, 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। और याद रखो, वो ताकतें जो आज भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला रही है, 2022 में संविधान का राज होगा, बहन जी की सरकार होगी और तुम्हारे एक एक पाप का हिसाब है। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त जब हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी और जुल्म ज्यादती होती है तो दिल मचल जाता है। क्या कर सकते हैं भाई? आज ऐसी ताकतें जो इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने में लगी है। आपने कभी सुना कि इस देश के अंदर सिख खतरे में है, जैन खतरे में है, क्रिश्चियन खतरे में है? नहीं। वोट ऑफ परसेंटेज हिंदू समाज का ज्यादा है, इसलिए हिंदुत्व को खतरे में बताया जाता है, आप लोगों को भड़काने के लिए, आप लोगों को बिखेरने के लिए। जब देश का प्रधानमंत्री सिख और राष्ट्रपति मुसलमान था, तब कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सूबे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब हिंदू खतरे में बताया जाता, तब हिंदू खतरे में बताया जाता। आप आज ये संकट में कि 2022 का जो इलेक्शन है वो हमारे लिए बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई है। हमें अपने वोटों का भी काम करना है, हमें अपने वोटों पे भी ध्यान रखना है। और इन चीजों के साथ अब मुझे लग रहा है कि वक्ताओं की श्रृंखला ज्यादा है, फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी और बात होगी। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि 2022 में एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को डालकर ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जिताकर आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है और 2022 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भारत।